Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam. Listen carefully and understand all the matters. No need to learn all the syllabus. We give you some topics. Okay. So first topic is new political groups. जो न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हुए थे मिडिवल पीरियड में उसके बारे में बताया है इसमें. सो मिडिवल पीरियड में कुछ नए और पावरफुल रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए थे. कहाँ पर? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. उसी में से एक ग्रुप का नाम था राजपूत. ओके. राजपूत में से कि संस्कृत वर्ड है राजापुत्र, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, किसी भी रूलर का बेटा. ओके. सो 8th से 14th सेंचुरी के बीच में ये टर्म राजपूत आए थे, जो जिन्हें रेफ़र किया जाता है ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम टू बी क्षत्रियास. ठीक है. ये जो बैटल करते थे, लड़ाई करने में आगे रहते थे, जो कि क्षत्रियास होते थे, उनका ग्रुप होता था जिसे नेम दिया गया राजपूत. दिस टर्म वॉज यूज फॉर रूलर्स, चिफ्टैंस, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स. ये टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता था? राजपूत. जो रूलर्स होते थे उनके लिए, उनके जो चिफ्टैंस होते थे मीन्स जो लीडर होते थे, सोल्जर्स होते थे और मिलिट्री कमांडर्स होते थे, इन सभी के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था राजपूत. ठीक है. और राजपूत किसके लिए जाने जाते थे? उनकी लॉयलिटी और उनकी ब्रेवरी के लिए. कुछ अदर रीजनल पॉलिटिकल ग्रुप्स भी आए जो कि थे मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ. ठीक है. ये लेटर मिडिवल पीरियड में प्रोमिनेंट हुए थे. फिर रीजनल किंगडम्स के बाद एस्टैब्लिशमेंट किसका हुआ? दिल्ली सल्तनत का. जब टर्क्स आए नॉर्थ वेस्ट साइड से और उन्होंने अपना एक मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया, जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट्स इंपॉर्टेंट थे उस समय में 13th सेंचुरी में. आया समझ में? फिर नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट्स इन द अर्ली मिडिवल किंगडम्स. क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे अर्ली मिडिवल किंगडम में, वो हम पढ़ेंगे. Today, many countries of the world are involved in war for various reasons, such as acquiring each other's territories, especially the ones that are rich in natural resources, acquiring land rich in natural resources, capturing trade routes, and obtaining wealth were some of the main reasons for fight between many early medieval kingdoms and attacks by the foreign rulers. Okay, अभी तो क्या हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ में वॉर डिफरेंट रीजन्स की वजह से होती तो अभी भी है, जैसे किसी की टेरिटरी को एक्वायर करना, अपनी टेरिटरी बढ़ाना, इसके लिए लड़ाई होती है. लेकिन पहले अर्ली मिडिवल किंगडम में क्या होता था? लड़ाई किसके लिए होती थी? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ट्रेड रूट कैप्चर करने के लिए, जो बिज़नेस रूट होता था उनका जिसके थ्रू वो लोग ट्रेडिंग करते थे, वो रूट कैप्चर करने के लिए, वेल्थ के लिए. ये कुछ रीजंस होते थे. पहले जो वॉर होती थी, बैटल्स होती थी, उनके ये रीजंस होते थे. ओके. तो फर्स्ट है स्ट्रगल फॉर कन्नौज. कन्नौज के लिए क्यों लड़ाई हुई थी? जो कन्नौज सिटी थी वो एक इम्पॉर्टेंट और प्रॉस्परस एरिया था. उसकी जो लोकेशन थी वो इट्स लोकेशन वो सच दैट विच एवर किंगडम कंट्रोल कन्नौज कुड रूल ओवर द फर्टाइल रीजन ऑफ द गंगा वैली. अब कन्नौज तो जो था वो गंगा रिवर के नियर था, तो वहाँ की जो लैंड थी वो फर्टाइल थी. ठीक है. मीन्स फर्टाइल लैंड थी तो क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो होती होगी, कल्टीवेशन अच्छा होता होगा, वहाँ की फार्मिंग अच्छी होती होगी. इसलिए जो भी कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करता था, रूल करता था वहाँ पर, उसका किंगडम प्रॉस्परस या वेल्दी हो जाता था. इसलिए उसके लिए फ़ाइट होती थी. इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स भी वहाँ से जाते थे, जो कि ट्रेडिंग गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा ऑल्सो पास्ड विया कन्नौज. जो गुजरात से मालवा का ट्रेड रूट था वो कन्नौज होकर जाता था, तो वो भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा था. इसलिए कन्नौज के लिए लड़ाई होती थी. Therefore, the rulers of Gurjar, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties wanted to capture Kannauj. अब ये 3 रूलर्स आ गए इसमें. एक आया गुर्जर प्रतिहारा, एक आया राष्ट्रकूटा और एक आया पाला. ठीक है. ये तीनों डायनेस्टीज कन्नौज के लिए फाइट कर रही थी. दिस स्टार्टेड एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अमंग 3 ऑफ देम इन 8th सेंचुरी. 8th सेंचुरी में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया. स्ट्रगल लास्टेड फॉर ओवर 2 सेंचुरीज एंड कैम टू एन एंड इन 10th सेंचुरी. 2 सेंचुरीज तक ये फाइटिंग चली. 2 सेंचुरीज मतलब कितना होता है? 200 साल. ठीक है. 8th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक ये फाइट चलती ही रही इन लोगों के बीच में. और ये ख़त्म कब हुई? 10th सेंचुरी में जाके ये ख़त्म हुई. In spite of such a long fight between kingdom, none could control कन्नौज for long. ठीक है. इतने 200 सालों तक लड़ाई चलती रही तो कोई भी
रूलर इस पर ठीक से कोई भी डायनेस्टी कन्नौज पर कंट्रोल नहीं कर पाई ज़्यादा टाइम तक। हाउएवर ऑल द थ्री पावर्स वीकेंड इन लॉन्ग रन, ठीक है, तीनों की पावर वीक होने लग गई। हिस्टोरियंस ऑल्सो रिफर टू दिस लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट एज ट्राईपार्टेट सर्कल स्ट्रगल बिकॉज थ्री पार्टीज और रूलिंग डायनेस्टीज वर इन्वॉल्व। इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या नाम दिया गया? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि इसमें थ्री पार्टी इंक्लूड थी। कौन कौन सी थी? गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला, ठीक है, ये तीनों डायनेस्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए इस स्ट्रगल को ये नाम दिया गया। फिर आए कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर एक्सपैंडिंग टेरिटरीज। अब किसके लिए कॉन्फ्लिक्शन हुआ? अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। जो इनकी रूलिंग टेरिटरी होती थी, जहाँ पर ये लोग रूल करते थे, तो अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट हुए। अब वो किसके बीच में हुए? जो चाहमानास थे, जिनको चौहान्स भी कहा जाता था, ये एक अनादर रूलिंग डायनेस्टी थी अर्ली मिडिवल पीरियड की, जो कि आर्म्ड स्ट्रगल इन विद इट्स टू नेबरिंग किंगडम। इन्होंने भी स्ट्रगल की अपने नेबरिंग किंगडम्स के साथ। चाहमानास वर द रूलर ऑफ रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। ये कहाँ के रूलर थे? दिल्ली और अजमेर के अराउंड इनका किंगडम था। द अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द टेरिटरी टू वेस्ट एंड ईस्ट ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड गहादावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना था इनको वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ। तो इनके कॉन्फ्लिक्शन किससे हुए? चालुक्यास से, जो कि गुजरात में थे, और गहादावालास से, जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में थे। इन लोगों से इनका कॉन्फ्लिक्शंस हुआ। बिफोर एस्टैब्लिशिंग द डायनेस्टी, चाहमानास वर द वैसल्स ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी वॉज विग्रहराज who captured चित्तौड़. पृथ्वीराज चौहान was the most famous ruler of this dynasty. ठीक है, जब इन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की चाहमानास ने, तो ये गुर्जर प्रतिहारास के वैसल्स थे, मीन्स इनके और इनका ग्रेटेस्ट रूलर कौन था चौहान डायनेस्टी का? विग्रहराज। ओके, इन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया था। और इनके एक और फेमस रूलर इनकी डायनेस्टी के, जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम तो सभी ने सुना है। फिर कॉन्फ्लिक्शन किसके लिए हुआ? वेल्थ के लिए, जो कि टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स बना के रखते थे, जहाँ पर खूब सारा खजाना भरा हुआ रहता था, उसके लिए भी कॉन्फ्लिक्शंस होते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में पूरे वर्ल्ड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबसे रिचेस्ट था। रूलर ऑफ दिस रीजन बिल्ट लार्ज टेम्पल्स टू शोकेस देयर पावर एंड वेल्थ। जो भी रूलर्स यहाँ पर आते थे, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए थे, ताकि वो अपनी वेल्थ और अपनी प्रॉस्पेरिटी को शो कर सके, अपने पावर दिखा सके। सो रिच टेम्पल्स बनाए गए थे, तो किसी जो भी टारगेट होता था दूसरे रूलर्स का, वो यहीं पर अटैक करते थे। सुल्तान महमूद इज़ वेल नोन फॉर अ सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो एक जो थे, कौन थे? सुल्तान महमूद। ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, इन्होंने इंडिया के रिच टेम्पल्स पर बहुत बार अटैक किया है। ये टर्किक रूलर थे गजनी के, जो कि अभी पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है। और इन्होंने रूलिंग पीरियड था इनका 997 CE टू 1030 CE। CE मीन्स कॉमन एरा। ही वॉन्टेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर एंड बिल्ड गजनी इंटू मैग्निफिशेंट सिटी। ये अपनी एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे और गजनी को एक मैग्निफिशेंट सिटी बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्हें बहुत सारे वेल्थ और रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, तो इन्होंने प्लान किया कि ये इंडियन टेम्पल्स पर लूट करेंगे। सो ही कैरिड आउट 17 अटैक्स ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कितनी बार अटैक किया इन्होंने? 17 टाइम्स इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया, एक के बाद एक। 1000 CE से लेके 1027 CE तक, ठीक है, मीन्स 27 ईयर्स में इन्होंने 17 टाइम्स अटैक कर दिया। ही मैनली अटैक टेम्पल टाउन्स इन नॉर्दर्न इंडिया। जो नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल्स बने हुए, मेनली इन्होंने वहीं पर अटैक किया। प्लंडर द वेल्थी टेम्पल्स। हिज अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वॉज द मोस्ट टेरिफाइंग। जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है, जब वहाँ पर अटैक किया था इन्होंने, तो वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग अटैक था इनका। इन्होंने पूरे टेम्पल को बैडली डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जितना भी वहाँ पे खजाना भरा हुआ था सब लूट लिया था। द लूट इज़ बिलीव टू बी मोर देन 80 टाइम्स ऑफ वॉट ही हैड कलेक्टेड इन द फर्स्ट इन्वेशन। जो फर्स्ट टाइम के अटैक में इन्होंने जितना कलेक्ट किया था, उससे 80 गुना ज़्यादा इन्होंने लूट में इस समय कलेक्ट कर लिया था। महमूद वॉज ईगर टू नो मोर अबाउट द पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सो ही असाइन टास्क ऑफ राइटिंग एन अकाउंट ऑन द सब कॉन्टिनेंट टू अ पर्शियन स्कॉलर एल बिरूनी
Al-Biruni stayed in subcontinent for a number of years and consulted Sanskrit scholars to write an Arabic book called Kitab al-Hind. This book is an important source of Indian history. अब जो ये महमूद थे, इनको इंडियन पीपल के बारे में बहुत जानने की उत्सुकता थी, तो इन्होंने एक पर्शियन स्कॉलर को हायर किया जिसका नाम था अल-बिरूनी, ताकि वो इंडिया के बारे में और जाने और उसके बारे में लिखे। तो अल-बिरूनी ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रहे वो बहुत सालों तक, जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनसे कंसल्ट किया और एक अरेबिक बुक लिखी उन्होंने जिसका नाम था किताब अल हिंद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए। फिर एक कॉन्फ्लिक्शन और हुआ किसके लिए, कार्विंग एन एम्पायर। जब महमूद की डेथ हो गई, कब हुई इनकी डेथ, 1030 CE में। द इन्वेशन बाय सेंट्रल एशियन टर्किक वॉरियर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट स्टॉप्ड फॉर अबाउट 150 ईयर्स। तो इनकी तरफ से जो टर्किक वॉरियर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, वो स्टॉप हो गया 150 ईयर्स तक, ठीक है, 150 सालों तक फिर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन 1191 CE में फिर एक टर्किक रूलर आए, सुल्तान मोहम्मद। पहले महमूद था, अब मोहम्मद हो गया, ठीक है। अटैक द सब कॉन्टिनेंट विद इंटेंशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग हिज रूल हियर। तो फिर ये एक और टर्किक रूलर आए, सुल्तान मोहम्मद। इनका इंटेंशन क्या था, इनको यहाँ पर रूल करना था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर अटैक किया। मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ अ स्मॉल अफगान किंगडम नेम्ड घोर, ठीक है। अफगान का किंगडम था, स्मॉल किंगडम जिसका नाम था घोर, वहाँ के ये रूलर थे। इन्होंने चाहमना रूलर से को डिफीट किया, पृथ्वीराज III को, इन फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन, ठीक है। पृथ्वीराज III को कब इन्होंने डिफीट किया, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन में, ओके। फिर 1192 CE में मोहम्मद ने अटैक किया फिर से। ही डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज III इन द सेकंड बैटल ऑफ टेरन एंड एस्टैब्लिश्ड हिज रूल। नहीं सॉरी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन में तो ये पृथ्वीराज III से हार गए थे, लेकिन फिर से इन्होंने 1192 CE में फिर से अटैक किया और इस बार इन्होंने पृथ्वीराज III को मार दिया था सेकंड बैटल ऑफ टेरन में और अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। दिस इवेंट इज़ द टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट मार्क द बिगनिंग ऑफ मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था, यहाँ से मुस्लिम किंगडम स्टार्ट हुआ था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब मुस्लिम रूलर आ गए थे। मैनी रूलर्स फॉट वॉर्स इन अर्ली मिडिवल पीरियड फॉर एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, ठीक है। बहुत सारे रूलर्स ने यहाँ पर वॉर किस लिए की, ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके, वेल्थ बना सके अपनी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। जो चोलाज रूलर आए थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था। उनके जो किंग होते थे वो किंगडम के हेड होते थे। उन्होंने अपनी सब में ड्यूटीज़ डिवाइड कर रखी थी, जो कि इनके मिनिस्टर्स होते थे, इनके ऑफिशियल्स मीन्स ऑफिसर्स जो होते थे, उनमें इन्होंने सारी ड्यूटीज़ डिवाइड कर रखी थी। सो फर्स्ट तो इन्होंने अपने चोला एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जिसको इन्होंने नाम दिया मंडलम, ठीक है। फिर मंडलम को फर्दर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको नाम दिया इन्होंने वालानाडूस। फिर जो वालानाडू होता था उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप आते थे विलेजेस के, जिसको नाम दिया गया कुर्रम्स, नाडूस या कोटम्स। फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी वो होती थी विलेज या ग्रामम, ठीक है। फिर जो लार्जर टाउन्स होते थे उसे तनीवर्स भी कहा जाता था। में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो क्या हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी विलेज हो गई। फिर जो ग्रुप ऑफ विलेजेस बन जाता था तो वो होता था नाडूस या कुर्रम्स या कोटाम्स, ठीक है। फिर ये जो नाडूस होते थे, फिर इनका ग्रुप जो बनता था तो वो डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाता था, जिसका नाम होता था वालानाडूस, ओके। फिर वालानाडू को आप सबको मिला दो तो फिर बनता था मंडलम, ठीक है। ऐसे उल्टा पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ये अच्छे से आप समझ लेना। चोलास वर फेमस फॉर देयर सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो चोलास थे वो किसके लिए फेमस थे, उन्होंने एक अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना रखी थी, उसके लिए ये लोग फेमस थे। टाउन्स में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो था वो समटाइम लुक्ड आफ्टर बाय एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नॉन एज नगरम्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होते थे इनके, उनको कौन देखता था, जो इनका ट्रेडर का एसोसिएशन होता था जिसको नाम दिया गया था नगरम्स, वो लोग देखते थे। विलेजेस बिकेम इम्पॉर्टेंट एज एग्रीकल्चर बिकेम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। विलेजेस इंपॉर्टेंट थे क्यों, क्योंकि जो एग्रीकल्चर था वो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था यहाँ के पीपल का। दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नॉन एज उर्स। इसकी वजह से बहुत सारे पीजेंट्स के सेटलमेंट हो गए थे यहाँ पर, जिसको नाम दिया गया था उर्स।
ईच ऊर हैड एन असेंबली ऑफ लैंडलॉर्ड्स दैट इलेक्टेड द विलेज काउंसिल। सभी ऊर में लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनकी असेंबली होती थी जो कि विलेज काउंसिल इलेक्ट करते थे। विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स। अब जो विलेज काउंसिल और जो नाडू होते थे वो लोग मिलकर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करते थे, जिसमें जस्टिस भी हो गया, टैक्स कलेक्ट करना भी हो गया, ठीक है, किसी को न्याय दिलाना हो। अफेयर्स ऑफ नाडू वर कंट्रोल्ड लार्जली बाय द रिच peasants ऑफ वेलाला कास्ट। जो नाडू के अफेयर्स होते थे कि वहाँ पर जस्टिस करना है या वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करना है या और भी जो मैटर्स होते थे वो कौन कंट्रोल करता था? जो वहाँ के रिच peasants होते थे वेलाल कास्ट के, ठीक है, ये कास्ट का नाम दिया गया वेलाल। उसके जो रिच peasants होते थे वो लोग नाडू के अफेयर्स को कंट्रोल करते थे, पर किसके सुपरविजन में? चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में कंट्रोल करते थे। सम रिच लैंड ओनर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड ग्रांटेड द टाइटल्स लाइट मूवेन द वेलन और अरायर बाय द चोला रूलर्स। जो लैंड ओनर्स होते थे रिच, उन्हें इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स का चार्ज दिया जाता था। जैसे स्टेट के अंदर कोई इम्पॉर्टेंट ऑफिसर है तो उसका उन्हें चार्ज दिया जाता था, उन्हें एक टाइटल भी दिया जाता था जिसका नाम दिया गया था मुविंदा वेलन, अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, ठीक है। और अरायर मीन्स चीफ बाय चोला रूलर्स। द रूलर्स ऑफन गेव लैंड ग्रांट्स और ब्रह्मदेय टू द ब्राह्मण्स। अब जो ब्रह्मदेय क्या होता है कि जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हें ये लोग गिफ्ट में लैंड दे देते थे, तो उसको नाम दिया गया ब्रह्मदेय। मीन्स किसी भी ब्राह्मण को कोई ज़मीन दान में दी जाती थी तो उसको नाम दिया गया ब्रह्मदेय, विच रिजल्टेड इन द इमरजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण्स का सेटलमेंट हो गए थे। दिस ब्राह्मण सेटलमेंट वर मैनेज्ड बाय एन असेंबली ऑफ इंपॉर्टेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स कॉल्ड द सभा। अब बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट हो गए तो उनको कौन मैनेज करता था? जो इंपॉर्टेंट ब्राह्मण्स होते थे जिनके पास लैंड होती थी, उनकी एक असेंबली होती थी जिसको नाम दिया गया सभा। डिसीजन ऑफ 3 असेंबलीज वर इंस्क्राइब्ड मोस्टली ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। इनकी असेंबली के जो डिसीशंस होते थे वो बहुत सारे टेम्पल की वॉल पे इंस्क्राइब किए हुए हैं। बिसाइड्स ब्रह्मदेय सेवरल अदर कैटेगरीज ऑफ लैंड हैव बीन मेंशन्ड इन चोला इंस्क्रिप्शंस। ब्रह्मदेय के अलावा और भी अदर कैटेगरीज है लैंड की जो कि चोला इंस्क्रिप्शंस में मेंशन की गई है, जैसे कि है वेलन वगाई, जो कि लैंड होती थी नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट्स। जो नॉन ब्राह्मण प्रेजेंट होते थे उन्हें जो लैंड दी जाती थी उसको नाम दिया गया वेलन वगाई। शाला भोगा और लैंड गिफ्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। किसी स्कूल के मेंटेनेंस के लिए अगर कोई लैंड गिफ्ट दी जाती थी तो उसको नाम दिया गया शाला भोगा। फिर कोई लैंड टेम्पल्स के लिए गिफ्ट दी जाती थी तो उसे देवदाना कहा गया है और तिरुनामाट्टुकन्नी। और अगर कोई लैंड जैन इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेट की जाती थी तो उसे नाम दिया गया पलाइच्छा छंदम। ओके, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी उसके बारे में पढ़ेंगे। द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर दिल्ली एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1206 CE टू 1526 CE। जो दिल्ली सल्तनत दिल्ली के अंदर रूल कर रही थी और बहुत सारी अदर पार्ट्स में भी रूल कर रही थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उनका रूलिंग पीरियड कितना था? 1206 CE से लेके 1526 CE तक इनका रूलिंग पीरियड रहा है। किनका? दिल्ली सल्तनत का। द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ 5 डायनेस्टीज। इस सल्तनत में 5 डायनेस्टीज कंसिस्ट करती है। कौन कौन सी है? फर्स्ट है ममलुक्स और स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वन इज लोधी डायनेस्टी। ओके, ये 5 डायनेस्टीज के नेम हैं। द सुल्तान ऑफ दिल्ली वर मेनली ऑफ टर्किश ओरिजिन। जो दिल्ली के फर्स्ट सुल्तान आए थे वो मेनली टर्किश ओरिजिन थे, मीन्स टर्की से आए थे। फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज ममलुक और स्लेव डायनेस्टी। ओके, फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? ममलुक और स्लेव डायनेस्टी। सिंस कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, सो द डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम वॉज नॉन एज द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो कौन थे? मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, मीन्स उनके एक टाइप से कह सकते थे कि उनके अंडर में थे, उनके लिए काम करते थे, इसलिए उस डायनेस्टी को नाम दिया गया स्लेव डायनेस्टी।
ठीक है, क्योंकि ये डायनेस्टी किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, इसलिए इस डायनेस्टी को नाम दिया गया स्लेव डायनेस्टी। वर्ड ममलुक मीन्स स्लेव और सन ऑफ स्लेव। ममलुक का मतलब होता है स्लेव या सन, स्लेव का बेटा। ऐबक was succeeded by his son-in-law इल्तुतमिश who conquered a large part of northern India। अब जब ऐबक चले गए तो उनके बाद उनके रूल को किसने सक्सीड किया? उनके सन इन लॉ ने, जिसका नाम था इल्तुतमिश। उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बहुत सारे लार्ज पार्ट को कॉन्क्योर कर लिया था। बिफोर हिज डेथ इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज द नेक्स्ट सुल्तान। फिर इल्तुतमिश ने अपने डेथ के पहले उनकी डॉटर थी रजिया नाम था जिसका, उसे नेक्स्ट सुल्तान बना दिया, क्योंकि वो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर थी उनके भाइयों से भी ज़्यादा। सो रजिया वॉज कैपेबल एंड एफिशिएंट रूलर। जो रजिया थी वो कैपेबल थी और एक एफिशिएंट रूलर थी, इसलिए उनके पापा ने उन्हें सुल्तान बना दिया। हाउएवर द नोबल्स ऑफ द कोर्ट कुड नॉट एक्सेप्ट वुमेन एज द रूलर एंड डिसलाइक द अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। अब जो उनका कोर्ट मेंबर्स थे उन लोगों को एज अ वुमेन उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहले जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। ओके, तो जो उनके कोर्ट मेंबर्स थे, जो नोबल्स थे उनके कोर्ट के अंदर, वो लोग एज अ वुमेन उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से जो रज़िया सुल्तान थी उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और इवेंचुअली उन्हें हटा दिया गया एज अ रूलर और उन्हें मार दिया गया। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लेव रूलर आए वो थे घियासुद्दीन बलबन। ही डिफेंडेड द पीपल फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल्स। जब मंगोल्स ने उनके ऊपर अटैक किया उनकी डायनेस्टी के ऊपर, तो उन्होंने सबको डिफेंड किया और अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर लिया, क्योंकि एक सप्रेसिंग रिवॉल्ट बन गए थे किंगडम के अंदर और इन्होंने अपनी पावर को ग्रो कर लिया। जो बाउंड्रीज थी दिल्ली सल्तनत की वो उन्होंने एक्सपैंड कर ली ग्रेटर अंडर द खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। जब खलजी और तुगलक डायनेस्टीज आए तो दिल्ली सल्तनत की बाउंड्रीज और ज़्यादा एक्सपैंड हो गई। अलाउद्दीन खिलजी वॉन गुजरात, मालवा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड डेक्कन। ठीक है, इतना सारा पार्ट इन्होंने पूरा कंक्वायर कर लिया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए, इन्होंने फर्दर एक्सटेंड किया और सल्तनत को कंट्रोल कर लिया मैनी सदर्न स्टेट्स में भी। तुगलक्स वर फॉलोड बाय सैयद डायनेस्टी। फिर तुगलक के बाद आई सैयद डायनेस्टी, जो किसने बनाई थी? खिज़र खान ने बनाई थी। ये गवर्नर थे मुल्तान के अंडर फिरोज शाह तुगलक। He helped Turkish leader Amir Timur during his attack on Delhi Sultanate when Nasiruddin Mahmud Shah Tughlaq was the ruler। इन्होंने टर्किश लीडर थे एक आमिर तैमूर, उन्हें हेल्प किया था जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक हुआ था, जब नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक वहाँ के रूलर थे तब। खिज़र खान जो थे ये एक वीक सक्सेसर थे और इनकी डायनेस्टी कोलैप्स हो गई कुछ ही टाइम में। फिर पावर किसके पास चली गई? लोधी डायनेस्टी के ऊपर, जो कि बहलूल लोधी ने स्टैब्लिश की थी। ये अफ़गान जनरल थे सैयद्स के। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाय इन्वाइडिंग द नेबरिंग किंगडम्स। रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड इन 1526 व्हेन बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फिर दिल्ली सल्तनत का एंड आ गया कब? जब बाबर ने इब्राहिम लोधी को 1526 में डिफीट कर दिया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। ओके, ये सारी डेट्स, नेम ये आपको अच्छे से लर्न करना है। बहुत ही शॉर्ट सिलेबस कर दिया है आपका अब हमने, तो आप अच्छे से पढ़िएगा। जितना मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उतने में से ही आएगा, आपको होल सिलेबस लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं में से मैं क्वेश्चंस बनाऊँगी और जो क्वेश्चन आंसर है वो भी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, तो आप सिर्फ वही पढ़िएगा। ओके।